कि छत्तीसगढ़, तो वो गढ़ कहाँ है? गढ़ का मतलब होता है किला, यानी कि फोर्ट। कोई फॉरेनर आता है तो उसको छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह पे जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे कोई भी बहुत बड़े शासक रूल नहीं कर पाए। तो रायपुर की सबसे ओल्ड सेटलमेंट का नाम पड़ा पुरानी बस्ती, और यहाँ पे आके लोग रहने लगे, एक बस्ती बन गई और अलग अलग प्रोफेशन के भी लोग यहाँ पे आके रहने लगे। तो रायपुर को तालाबों का शहर बोला जाता है। जी, जब आप आते हैं। दशहरा देखने जाएंगे खुद से तो आपको दिखेगा कि कई सारे फॉरेनर्स हैं, और एंड नॉट जस्ट फॉरेनर्स, पूरे इंडिया से भी लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। कि ये 6 चीज़ें छत्तीसगढ़ की जी। घूमनी चाहिए। जी। सो आपको ट्रैवल के लिए क्या इंस्पायर करता है और आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहते हो ट्रैवलिंग को लेके? वो जिस आर्टिस्ट ने उस मूर्ति को बनाया होगा, उसने वहीं पहाड़ की चोटी पे बैठ के उस मूर्ति को एक बार में पूरा बनाया था। आप जैसे रायपुर, भिलाई, दुर्ग इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। बस्तर का अपना खुद का एक कल्चर है, उनके ट्रेडिशंस अलग है, त्योहार, बोली, उनके रिचुअल्स। यहीं आप जशपुर की तरफ जाएंगे, उनका कल्चर बहुत डिफरेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहा है, लेकिन हम और आप शायद छत्तीसगढ़ में रह के बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को देख के भी इनके बारे में जानते नहीं हैं। चाहे वो जांजगीर के कलचुरी मॉन्यूमेंट्स हो या फिर रायपुर के पुराने ऐतिहासिक जगह। आज के जो हमारे गेस्ट हैं निष्ठा जोशी, जो एक हेरिटेज एजुकेटर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ भी ये काम करते हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म के साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। रायपुर में हेरिटेज वॉक कराते हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में ये बहुत कुछ जानते हैं। सो आज का पॉडकास्ट हमारे लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपको भी ये लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं आज हम लोग अपने गेस्ट निष्ठा जोशी, जिनका इंस्टाग्राम में नाम है माई हेरिटेज ट्रेल्स से, और इतिहास हेरिटेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। ओके, सो हाय निष्ठा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो। और थैंक यू टाइम देने के लिए। सो मेरी क्यूरियोसिटी वही है कि आपने छत्तीसगढ़ क्यों चूज़ किया? आप शायद चंडीगढ़, दिल्ली पे वर्क कर रहे थे, देन फिर यू रिटर्न टू छत्तीसगढ़ जी। और आपने हेरिटेज पे वर्क किया। सो आप जैसे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, मैं हेरिटेज सेक्टर में काम करती हूँ। मैं एक कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ, और मेरा जो प्राइमरी वर्क है वो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के अराउंड है। जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं जिनका पास्ट है, जिनकी कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और जिन बिल्डिंग्स की कोई वैल्यू है, इन बिल्डिंग्स को बचाने का काम करते हैं। जैसे लव आजकल में दीपिका करती थी। दीपिका एक्चुअली आर्ट कॉन्जर्वेटर थी, बट दैट इज़ द क्लोजेस्ट जो बॉलीवुड में ऐसे दिखाया गया हो हमारे प्रोफेशन के बारे में। जो आपने पूछा, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। तो हम लोग मॉन्यूमेंट्स का स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग से लेके रेस्टोरेशन और कॉन्जर्वेशन का काम करते हैं, और इसके साथ में हम लोग कल्चर के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि हर बिल्डिंग किसी ना किसी कल्चर के साथ में ही जुड़ी हुई होती है। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चरल कॉन्जर्वेशन, ये सब का भी काम करते हैं। और इसके साथ में मैं यूनेस्को, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए भी काम करती हूँ। तो यूनेस्को बहुत सारे साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देता है, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज का जो नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग काम करते हैं एज एक्सपर्ट्स। सो यूनेस्को फंड भी देता है क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। जो साइट यूनेस्को के लिस्ट में नॉमिनेट होती है, यूनेस्को उनको फंड, रिसोर्सेज, एक्सपर्ट सब कुछ प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई यूनेस्को की जो लिस्टिंग है वो इतनी प्रेस्टिजियस भी है, और लोग इसीलिए चाहते हैं कि यूनेस्को की साइट बने हमारी जो साइट है। तो मैं दिल्ली में काम कर रही थी कोविड के पहले तक। तो जब मैं दिल्ली में थी तो अक्सर ये बात होती थी कि आप कहाँ से हो, जब नए लोगों से मिलते थे तो मैं बताती थी कि मैं रायपुर से हूँ या छत्तीसगढ़ से हूँ। तो बहुत कॉमन सवाल ये आता था कि रायपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। पंजाब में जैसे मेरे जो ऑफिस था उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो पंजाब में लोगों को कोई आइडिया नहीं था रायपुर के बारे में। तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता था उस टाइम पे कि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, उस जगह के बारे में लोग बाहर जानते ही नहीं है, वो भी दिल्ली जैसी जगह में। तो और जो कुछ लोग जानते भी थे वो या तो सिर्फ नया रायपुर की वजह से जानते थे, बिकॉज नया रायपुर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो एक बहुत हाईलाइटेड प्रोजेक्ट था। तो आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी में लोग उस वजह से जानते थे, और या तो फिर कुछ लोग सीधा इसको नक्सलिज्म से एसोसिएट करते थे कि वहाँ तो बहुत नक्सली हैं, तो आप लोग वहाँ कैसे रहते हो।
तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था, मतलब बहुत पर्सनल मुझे ये फील होता था कि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ उसकी आइडेंटिटी बहुत सारी जगह पे लोगों को पता ही नहीं है। फिर कोविड के बाद जब मैं वापस रायपुर आई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे भी इवन लोगों को यहाँ के लोकल हेरिटेज के बारे में पता नहीं है। तो जब हम खुद ही नहीं जानते, हम खुद ही अपने हेरिटेज का, यहाँ के लोग अपने खुद के कल्चर का प्रमोशन नहीं करते, तो बाहर के लोगों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा पूरा रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया कोविड के बाद कि अब मुझे रायपुर में ही रहना है, छत्तीसगढ़ में ही रह के काम करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं जिनको उस लेवल का रिस्पेक्ट या उतना रिकग्निशन नहीं मिला हुआ है, लेकिन इनको भी बचाने की, इनके कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये ऐसे साइट्स हैं जो ना सिर्फ मतलब नेशनल लेवल पे बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ को लेके जा सकते हैं। ओके। वही होता है कि जैसे आप दिल्ली पे थे तो मॉन्यूमेंट्स जो है उनको डायरेक्टली फॉरेनर विजिट करने आ रहे हैं जी। उस चीज़ की डिमांड है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि छत्तीसगढ़ जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को कोई जानता नहीं है, लाइक मैं जांजगीर से हूँ, वहाँ पे एक विष्णु टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है, कल्चुरीज ने बनाई है जी। वो इतना मतलब उसके छोटे छोटे मूर्तियाँ सारे घर में मिलती है, मतलब वो कंजर्व नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है। जी। तो आपने ये कैसे इतना बड़ा मतलब फैसला ले लिया कि वहाँ जाके ये काम किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा मेरा इसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट था एक्चुअली। मुझे हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस रही है रायपुर से, क्योंकि मैं खुद भी यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी बहुत हद तक छत्तीसगढ़ की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई थी। और क्योंकि मैंने पढ़ाई भी यही की थी हेरिटेज को लेके, कंजर्वेशन को लेके, तो जो चीज़ें बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, जो पोटेंशियल, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बस्तर दशहरा का। सो बस्तर दशहरा हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है और 75 डेज का है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फेस्टिवल। कितने लंबे ड्यूरेशन तक और कोई दूसरा त्यौहार नहीं चलता। और वो जगदलपुर में मनाया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि जगदलपुर या सिर्फ बस्तर के लोग वहाँ पे आते हैं उस त्यौहार को मनाने, बल्कि आसपास के दूसरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, दंतेवाड़ा, कांकेर, सब जगह से लोग आते हैं बस्तर दशहरा को मनाने के लिए। और तो और जो नियर बाय स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब जगहों से भी लोग आते हैं। बस्तर दशहरा में इतनी आस्था है लोगों की। और ये यूनिक है क्योंकि ये देवी से रिलेटेड है, दंतेश्वरी देवी को एसोसिएटेड फेस्टिवल है, ना कि जो ट्रेडिशनल दशहरा है जो पूरे इंडिया में होता है। तो यूनिकनेस है, क्योंकि इतना यूनिक है, उसका कल्चर इतना रिच है, और आज भी उस कल्चर को 400 450 साल बाद भी हम संजो के रख पाएँ। तो आप देखेंगे कि बस्तर दशहरा में कई फॉरेन के टूरिस्ट आते हैं। जब आप दशहरा देखने जाएंगे खुद से तो आपको दिखेगा कि कई सारे फॉरेनर्स हैं, और एंड नॉट जस्ट फॉरेनर्स, पूरे इंडिया से भी लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर उतना ज़्यादा रिच है। और छत्तीसगढ़ की ये खासियत है कि यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स तो हैं, वी हैव हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मतलब मंदिर हैं पुराने, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा रिच है। जो हमारे यहाँ की बोलियाँ हैं, जो पहनावा है हमारा, जो स्वादिष्ट खाना है हमारा, और यहाँ के जो त्यौहार हैं, ये जो यहाँ का डांस और म्यूज़िक है, ये छत्तीसगढ़ को बाकी सारे स्टेट के कंपैरिजन में बहुत यूनिक बनाता है। छत्तीसगढ़ आज भी इंडिया का ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे प्रेजेंट टाइम तक लगभग 70% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ के इंडिजिनस लोगों की है, जिनको हम आज की डेट में ट्राइबल बोलते हैं। तो ये क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स की, तो हमारा जो कल्चर है उसकी वजह से भी बहुत रिच है, और ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है जिसको हम कई बार पहचान नहीं पाते। तो मुझे तो हमेशा से यहाँ पे बहुत पोटेंशियल दिखता था। और इन ट्राइब्स में भी एक वेरिएशन है, लाइक आप नॉर्थ से स्टार्ट करोगे तो इतना कुछ चेंज है खान पान से लेके उनके रहने के तरीके में, और पहनावा भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप नॉर्थ और साउथ को कंपेयर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जब आप जशपुर की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर है वो अलग दिखेगा, वहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वो डिफरेंट है। आप बस्तर में ही देख लीजिए तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कितनी सारी अलग अलग ट्राइब्स हैं, और ये आपको बस्तर दशहरा के समय में भी देखने को मिलता है कि अलग अलग लोग आए हुए हैं जिनके पहनावा, जिनका फोक डांस, उनका फोक म्यूजिक, इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाते हैं वो भी एक दूसरे से अलग हैं। ये बताता है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे और कितना रिच कल्चर है। ओके, बट मॉडर्न टाइम में इवन जो ट्राइब्स के बच्चे हो रहे हैं जो वो धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। सारे लोग गांव में आप जाओगे रील्स देखते रहते हैं, उनके कपड़े भी मार्केट से आने लग गए हैं।
तो अभी आपको क्या लगता है कि ये सब कैसे कंजर्व रहेगा? आपके और हमारे जैसे लोगों के इस बारे में बात करने से, देखिए डेवलपमेंट और एडवांसमेंट जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। डेवलपमेंट बुरा नहीं है, एडवांस होना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन एडवांस होने के चक्कर में अपना जो खुद का कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको पीछे छोड़ना, उसको भूल जाना या उसको कम समझना कि ये अच्छा नहीं है, ये इतना अच्छा नहीं दिखता, या ये मुझे उतना फैंसी नहीं लग रहा, इसके बारे में मैं रील बना के नहीं डाल सकता, ये विचार जो है वो गलत है। तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ट्राइब्स जो हैं वो एडवांस हो रही हैं, समय के साथ, ज़रूरतों के साथ, आज की इकोनॉमी में सभी एडवांस हो रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को रिटेन करके रखें वो लोग, और हम जैसे लोग जो जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है, जो कुछ कर सकते हैं एक्टिवली इसके बारे में, वो उनको जितना हो सके उतना सपोर्ट करें उनके कल्चर को रिटेन करने में, और उनको उस तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। तो आई एम श्योर कि वो लोग भी अपने कल्चर को बचा के रखना चाहेंगे। अभी मैक्सिमम जगहों पे प्रॉब्लम ये होती है कि उनको उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इस वजह से वो कल्चर को कहीं ना कहीं छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और एजुकेशन बेस्ड जो ऑक्यूपेशन है उसमें जा रहे हैं, बिकॉज उनको अपने कल्चर के जो भी चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, क्राफ्ट्समैन जो हैं, जो पुराने कलाकार हैं, उन लोगों को अपने कल्चर में अब वो अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम कितना इस बारे में बात करके प्रमोट कर सकते हैं, और हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट करके उनके कल्चर को बचा सकते हैं। ट्रू, इसी अप्रिशिएशन से ही लाइक उनको भी प्राउड होगा थोड़ा। जी बिल्कुल। जैसे कि कुछ होता है, अगर यहाँ पे कुछ फेस्टिवल हो रहा है तो केवल वहाँ के एक ग्रुप को, डांस ग्रुप को लाके डांस करा दिया जाता है, दैट इज़ ओनली द ट्राइबल कल्चर। मैनी पीपल जो यहाँ पे आते हैं वो देखते हैं, ना कि वहाँ जाके उनके पास रहते हैं। जैसे फॉरेन से लोग आते हैं, एक महिला आई थी जो फोटोज़ ली थी ट्राइब्स की, तो पर्टिकुलरली उनके साथ 10 days रही थी, देन उन्होंने कैप्चर किया था। जो हमारे जगहों पे जो डेवलपमेंट भी हो रहा है वो भी बहुत अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो रहा है। हम शहरों के बारे में, शहरीकरण के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो ट्राइबल एरियाज में भी डेवलपमेंट हो रहा है वो भी केवल रोड्स और वही डेवलपमेंट हो रहा है। ज़्यादातर जो एक भवन बना दिया जाता है, दैट इज डेवलपमेंट। जी, हम जब तक उनके कल्चर को नहीं समझेंगे, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो चैलेंजेस हैं और जो उनकी ज़रूरतें हैं, इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम कभी उनको इंक्लूड करके डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे उसके बिना। तो उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनके कल्चर के साथ सेंसिटिव हो के डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ताकि उससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो, और हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें भी कोई अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले उसका। जब तक हम उनके फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे इस लेवल पे डेवलपमेंट कर पाएंगे कि वो भी इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे साथ रहें, ना कि वो पिछड़ा हुआ या अलग फील करें कि हमारे लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। ओके, आप जैसे रायपुर में रह चुकी हैं, रायपुर की पब्लिक को आप अच्छे से जानती हैं और ट्राइबल को भी जानती है, मॉन्यूमेंट्स को भी जानती है, मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो शिमला की रील्स देखने में, गोवा जाने में इंटरेस्टेड है। बोला जाए कि मतलब फॉरेन की सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, मगर अपने ही कल्चर को नहीं जानती, अप्रिशिएट नहीं करती है, और बोला जाए कि काफ़ी इग्नोरेंट है। तो वो कैसे ठीक हो सकता है? जब मैं पहली बार डिसाइड किया जब मैंने कि रायपुर में ही अब काम करना है, और कोविड के बाद जब यहाँ सेटल होने का प्लान किया, तो ये चीज़ मुझे भी सबसे बड़ा इशू यही लगा था कि यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं है लोकल हेरिटेज के बारे में। ऐसा हो सकता है कि आपके घर के बाजू में कोई एक पुराना स्ट्रक्चर हो, कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग हो जिसके पीछे कोई बहुत अच्छी कहानी जुड़ी हुई हो, लेकिन आपको ना पता हो कि अच्छा ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है और इसके साथ इतनी अच्छी स्टोरी है, इसका इतना सिग्निफिकेंस है। तो इसी थॉट के साथ में मैंने माय हेरिटेज ट्रेल्स की शुरुआत की थी। मेरा पेज भी इसी नाम से है, जैसा आप जानते हैं। तो माय हेरिटेज ट्रेल्स के थ्रू हम ऐसे वर्कशॉप्स कराते हैं, एक्सपर्ट टॉक कराते हैं, हेरिटेज वॉक्स कराते हैं। मेनली हेरिटेज वॉक जो है रायपुर में ही होते हैं,
और अब हम रायपुर के बाहर भी जो छत्तीसगढ़ की जो दूसरी हिस्टोरिक जगह हैं उन पे भी लोगों को अब लेके जाने लगे हैं और हेरिटेज वॉक्स वहाँ पे भी कराने लगे हैं। इसका उद्देश्य बस यही है कि पब्लिक को अवेयर कराना कि आपके आसपास कितना ज़्यादा हेरिटेज है, कितना कल्चर है। जब तक हमें पता नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम कभी भी अपने हेरिटेज को लेके प्राउड फील नहीं कर पाएंगे और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या इसका ये भी रीज़न है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं या फिर क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं हैं या फिर बहुत ही नैरो निश में ही काम कर रहे हैं? जी, ये एक रीज़न हो सकता है। ऑल्दो अभी कोविड के बाद से फिर भी मैं देख रही हूँ कि क्रिएटर सर्किट जो है ये भी थोड़ा बढ़ा है, वैरायटी ऑफ क्रिएटर्स आ गए हैं। लेकिन हाँ, हेरिटेज, हिस्ट्री और स्पेशली जो लोकल कल्चर है इसको बढ़ावा देने वाले क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा चुनिंदा हैं। ऐसे क्रिएटर्स की ज़रूरत है जो इस कल्चर को और हाईलाइट कर सके और अपने कल्चर पे प्राउड फील कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब तक मैं प्राउड फील नहीं करती, जब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे कल्चर में कोई ख़ास बात है, तब तक मैं उसको उस लेवल पे प्रमोट भी नहीं कर पाऊँगी। अब रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर को तालाबों का शहर बोला जाता जी। था। इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। जी, तो रायपुर जो है ये एक कल्चुरी कालीन शहर है, कल्चुरियों के द्वारा बसाया गया है। राजा थे ब्रह्मदेव राय, इन्होंने 15th सेंचुरी में रायपुर शहर को बसाया था। अब आप देखेंगे कि रायपुर या इस छत्तीसगढ़ के रीजन में कोई भी बहुत बड़ी पेरेनियल रिवर नहीं है। जो भी नदियाँ यहाँ पे है ये सीजनल नदियाँ हैं जो बारिश के समय में जिसमें ज़्यादा पानी होता है और फिर एक समय के बाद नदी सूखने लग जाती है। तो जब रायपुर में ब्रह्मदेव राय को अपना जो कैपिटल है ये इस्टेब्लिश करना था, तो क्योंकि पानी जो है ये हमारी बेसिक नीड का एक ज़रिया है, बेसिक नीड के लिए पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कई सारे तालाब बनाए। और ये सिर्फ और सिर्फ रायपुर में नहीं है, जहाँ जहाँ कल्चुरी रहे उन सभी जगहों पे आपको बहुत सारे तालाब दिखेंगे। आप रतनपुर के बारे में बात करिए, आप बालोद देख लीजिए, जांजगीर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के हर प्रोमिनेंट पुराने शहर में आपको कई तालाब दिखेंगे। तो यहाँ पे कहावत चलती है 6 कोरी 6 आगर। कोरी का मतलब होता है 20, तो 6 × 20 हो गया 120 और 6 आगर मतलब 6 एक्स्ट्रा, तो 6 × 20 120 और 6 एक्स्ट्रा 126। तो यहाँ पे हर प्रोमिनेंट पुराने शहर में 126 तालाबों का कल्चर रहा है कि 126 तालाब यहाँ पे खोदे जाते थे। तो ये मैन मेड हिस्टोरिक पॉन्ड्स हैं जो हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए रायपुर तालाबों का शहर बोलते हैं। ऑल्दो आज के डेट में रायपुर में इतने तालाब बचे नहीं हैं, फिर भी आप कई सारे तालाब देख सकते हैं, जैसे कि बूढ़ा तालाब, कटोरा तालाब। इवन पंडरी जो मार्केट एरिया है उसमें एक तालाब हुआ करता था बहुत समय पहले। तो पंडरी का आप अगर ऑफिशियल नेम देखेंगे आज भी तो पंडरी तरई के नाम से ही लिखा जाता है इसको डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि एक बहुत बड़ा तालाब वहाँ पे था। और ये ताजुब की बात, ये तालाब आज भी भरे होते हैं जी। लाइक आज जो तालाब बनते हैं वो भरते नहीं हैं, मतलब खाली हो जाते हैं कुछ दिनों में। और पहले के वो जो तालाब होते थे आज भी भरे होते थे। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी मुग़ल कालीन या फिर दिल्ली सल्तनत के कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं दिखती हैं, ऐसा क्यों होता है? छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस ज़रूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे कोई भी बहुत बड़े शासक रूल नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ जो है ये हमेशा से यहाँ के जो मूल निवासी, यहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइब्स है, यहाँ के जो लोकल नेटिव लोग हैं उनका लैंड रहा है। और ये जगह हमेशा घने जंगलों से भरा हुआ था और यहाँ के जो मूल निवासी थे वो बहुत ही ज़्यादा फियर्स, बहुत पराक्रमी वॉरियर्स थे। जिनको जंगल के अंदर रह के वॉर करना और अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना आता था और ये लोग बहुत जल्दी किसी के सामने झुकते भी नहीं थे। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के फियर्स वॉरियर्स थे और ये हाईली मतलब जंगल से भरा हुआ ऐसा डेंस एरिया था, तो यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा बड़े राजा महाराजा यहाँ पे कभी आके जीत नहीं पाए अगर ट्राई भी किया तो। और ये भी एक रीज़न है कि कभी क्यों किसी बड़ी डायनेस्टी के अंदर छत्तीसगढ़ नहीं आया, यहाँ के वॉरियर्स और अगेन जो यहाँ का कल्चर है उसकी वजह से। तो डायरेक्टली जो रूल किया वो मराठा लोगों ने ही यहाँ पे रूल किया। मराठास कुछ समय के लिए थे छत्तीसगढ़ में
और जिस समय में वो यहाँ थे उनका आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप रायपुर में मालवीय रोड में चले जाएं तो मालवीय रोड जो है उसके दोनों तरफ कई सारी दुकानें हैं। उसमें से कुछ दुकानें आज भी ऐसी हैं जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग में ही बनी हुई हैं। या तो फिर आप देखेंगे कि दुकान का पोर्शन रेनोवेटेड है बट जो पीछे घर बने हुए हैं उसमें आपको कुछ पुराने आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स दिखते हैं। वो जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मराठा आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और क्योंकि मराठा जब छत्तीसगढ़ में थे वो अपने डिक्लाइन के समय में यहाँ पे थे और बहुत वीक थे, तो उन्हीं को हरा के ब्रिटिशर्स ने छत्तीसगढ़ को ऑक्यूपाई किया था। और छत्तीसगढ़ उन कुछ आखिरी जगहों में से है जहाँ तक ब्रिटिशर्स इंडिया में पहुँच पाए थे। काफ़ी लेट आए थे वो और काफ़ी कम समय के लिए उन्होंने इनफैक्ट छत्तीसगढ़ को कैप्चर करके रखा था। रायपुर में ब्रिटिशर्स का क्या क्या प्रमाण दिखते हैं? मैं इसको पिछली वाली बात से जोड़ना चाहूँगी। जैसे मराठा काल की हम बात कर रहे थे, तो मराठा काल के समय में जहाँ पे भी मराठास का रूल था वहाँ पे मराठा जो है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बनाया करते थे, जो जहाँ पे सारा सामान मिलता था बेसिकली। तो गोल बाज़ार रायपुर में है जो बहुत फेमस है। मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा रायपुर में जो कभी गोल बाज़ार ना गया हो। ऐसा कहावत है कि गोल बाज़ार में किसी व्यक्ति के पैदा होने से लेके उसकी मृत्यु तक उस व्यक्ति को जो भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सब गोल बाज़ार में मिलता है। तो गोल बाज़ार के बीचों बीच एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सर्कल शेप का राउंड स्ट्रक्चर है, जिस गोल स्ट्रक्चर की वजह से इस बाज़ार को अपना नाम मिला। तो जब यहाँ पे मराठा थे उस समय में गोल बाज़ार को उन्होंने बसा दिया था। और जब ब्रिटिशर्स आए तब तक गोल बाज़ार जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बन चुका था। यहाँ पे कई सारे लोग आके अपनी दुकानें खोल चुके थे और यहाँ पे सभी ज़रूरत का सामान मिलता था। तो ब्रिटिशर्स ने भी वो जो गोल स्ट्रक्चर बीच में था उसको अपनी एक छावनी के तरीके से बनाया और उसके अराउंड जो ये मार्केट है उसको और ऑर्गेनाइज्ड वे में कमर्शियल सेंटर के तरीके से चलाने लग गए। तो गोल बाज़ार मराठा और ब्रिटिशर्स दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के समय के यहाँ पे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं। जैसे आप रवि भवन के एंट्रेंस पे देखेंगे कि एक बहुत सुंदर लाल कलर का दरवाज़ा है। उस दरवाजे का असली नाम है कैसर हिंद दरवाज़ा, जो क्वीन विक्टोरिया जब क्वीन बनी थी तो उनके ऑनर में दरवाज़ा जो है वो बनवाया गया था रायपुर में। इसके अलावा यहाँ पे महाकौशल कला विथिका की जो बिल्डिंग है वो एक ऑक्टागोनल शेप की ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है। फिर वैसे ही टाउन हॉल है और फ्री मेसन्स हॉल भी है जो ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है। इस तरीके के और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रिटिश पीरियड के हैं और रायपुर में। ठीक है, ये फ्री मेसन्स हॉल क्या है? तो फ्री मेसन्स हॉल बहुत इंटरेस्टिंग जगह है एक्चुअली। फ्री मेसनरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका जन्म यूके से, लंदन बेसिकली वहाँ से हुआ था लगभग 18वीं सेंचुरी में। और फ्री मेसनरी जो है एक तरीके की सीक्रेट सोसाइटी है जिसको मेसन्स ने या मेसन्स के गिल्ड ने मिलके बनाया था। इस वजह से इसमें सारे मेल मेंबर्स होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो पूरा सोसाइटी है उसको इतना ज़्यादा छुपा के रखा है लोगों से, इसलिए इसके अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी है और इसको इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी के साथ भी जोड़ा जाता है। तो ये जो फ्री मेसन्स है जहाँ पे भी इनके सेंटर होते हैं वहाँ पे ये एक लॉज बनाते हैं। बेसिकली एक बिल्डिंग, एक बंगलो होता है ये, जिस लॉज में फ्री मेसन के मेम्बर्स जो हैं ये हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं और वहाँ पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। इनके मेम्बर्स कौन होते हैं किसी को भी नहीं पता, कौन यहाँ जा सकता है किसी को भी नहीं पता। ये एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और बहुत मुश्किल से अभी रिसेंटली हमने हमारी एक हेरिटेज वॉक के लिए इस बिल्डिंग को ओपन करवाया था। अभी नवंबर और दिसंबर में हमारी एक नई हेरिटेज वॉक की सीरीज़ भी आ रही है, जिसके लिए अगेन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को हम ओपन करवाएं और नॉर्मल पब्लिक को यहाँ लेके जाएं। तो ये भी एक ब्रिटिश पीरियड की ही बिल्डिंग है। बाहर से देखने से आपको एकदम एक नॉर्मल बंगलो जैसा लगेगा, बट अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता। ठीक है। इसके अलावा रायपुर में और कलचुरी के क्या प्रमाण हैं? तो कलचुरी एक बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी जो रायपुर के ऊपर जिन्होंने लंबे समय तक रूल किया। तो कलचुरीज ने अपने समय में जब इसको कैपिटल बनाया तो यहाँ पे एक किला भी बनवाया था। अब जब भी मैं किसी को बताती हूँ तो मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि रायपुर में किला भी है। तो रायपुर में किले के अब सिर्फ कुछ रिमेन्स, कुछ अवशेष बचे हुए हैं। तो बूढ़ा तालाब जहाँ पे है, जो रायपुर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तालाब भी है,
उसी के पास में एक जगह है, किले वाले बाबा के नाम से फेमस है, एक मज़ार है आज के डेट में वो। इस जगह पे किसी ज़माने में रायपुर का एक किला हुआ करता था। और अच्छा। बूढ़ा तालाब जो है और महाराजबंद तालाब जो है, ये दोनों रायपुर के किले के मोट हुआ करते थे। मोट एक प्रोटेक्टिव वाटर बॉडी होती है किले के चारों तरफ। जब ब्रिटिशर्स रायपुर में आए तो यहाँ पे फंड्स की कमी होने की वजह से उन्हें अपनी कुछ ऑफिसेज और कुछ बिल्डिंग्स बनानी थी। उस समय में उन्होंने रायपुर के आलीशान किले को तोड़ा, उसमें से ही पत्थर और बिल्डिंग मटेरियल निकाला और अपने समय में ब्रिटिशर्स की कुछ बिल्डिंग्स बनाई, जैसे कि टाउन हॉल, जहाँ से वो रायपुर को गवर्न कर सकते थे। इस वजह से आज के डेट में वहाँ पे कोई भी रिमेन नहीं बचता है। लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको अभी भी पुरानी कुछ दीवारें और कुछ फ्रैगमेंट्स पड़े हुए मिलेंगे। बहुत समय के बाद यहाँ पे एक पीर बाबा आके बैठने लगे, जिनकी आसपास बहुत मान्यता हो गई, और उन्होंने वहाँ पे समाधि ली थी। तो अब वहाँ पे uनकी मज़ार बन गई है और उसके बाद से वो किले वाले बाबा के नाम से फेमस हो गया है। बट आप अगर आज भी वहाँ जाएंगे तो रायपुर के फोर्ट के आपको वहाँ पे रिमेन्स देखने को मिलेंगे। और बूढ़ा तालाब भी इस वजह से बन जाता है एक हेरिटेज पॉन्ड, क्योंकि ये उस फोर्ट के साथ में ही जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक और कल्चुरी पीरियड की इम्पॉर्टेंट साइट है महामाया मंदिर। कल्चुरीज जो थे, इनकी इष्ट देवी थी देवी महामाया। तो जब उन्होंने रायपुर में किला बनाया था तो उस किले के साथ ही साथ उन्होंने महामाया देवी का मंदिर भी बनाया था। मंदिर के अंदर एक बावली भी है जो मंदिर में यूज़ होती है, जो एज अ वाटर सोर्स। तो ये जो महामाया मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है रायपुर में। स्पेशली अगर आप नवरात्रि के समय जाएंगे तो यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, बहुत भीड़ होता है। ये कल्चुरी पीरियड का एक हिस्टोरिक टेम्पल है रायपुर में, लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुराना। ठीक है। अगर रायपुर का सबसे फर्स्ट बोला जाए, सबसे फर्स्ट बसावट कहाँ पे हुई है? तो रायपुर जो है ये खारून नदी के तट में बसा था। जो महादेव घाट जो है, वो जो एरिया था, वहाँ पे रायपुर में सबसे पहले लोग आके रहना चालू हुए। बट अगर मैं शहर के अंदर बात करूँ तो रायपुर का सबसे पुराना एरिया है पुरानी बस्ती। इसका नाम ही पुरानी बस्ती पड़ा। पुरानी मतलब ओल्ड और बस्ती मतलब सेटलमेंट। तो रायपुर की सबसे ओल्ड सेटलमेंट का नाम पड़ा पुरानी बस्ती, और यहाँ पे आके लोग रहने लगे, एक बस्ती बन गई और अलग अलग प्रोफेशन के भी लोग यहाँ पे आके रहने लगे। जो अलग अलग काम करते थे। यहाँ पे एक पंसारी गली है जहाँ पे सारे पान वाले रहते हैं जो पान का काम करते हैं। ऐसे करके अलग अलग एरियाज रायपुर में बनते गए। पुरानी बस्ती से ये शुरू हुआ और जब लोगों को लगा कि यहाँ पे एक नया शहर बस रहा है, यहाँ पे काम करने की कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग भी रायपुर में आके रहने लगे। जैसे बढ़ई पारा जहाँ सारे बढ़ई रहते हैं, जैसे ब्राह्मण पारा जहाँ सारे ब्राह्मण रहते हैं। अवध से जो सुनार रायपुर आए थे, जो सोने का काम करते थे, वो जहाँ रहने लगे उसको नाम पड़ गया अवधिया पारा। तो ऐसे रायपुर में जो जगहों के जो नाम है, ये भी मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं, जो उनका प्रोफेशन है, जिस स्किल से वो बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रायपुर में जगहों के नाम भी हैं। तो अगली बार अगर आप किसी जगह का इस तरीके का नाम देखते हैं तो चौंकिए मत, ये वही जगह होगी जहाँ पे वो काम करने वाले या उस कम्युनिटी के लोग सबसे पहले आके बसे होंगे और उनके नाम पे उस जगह का नाम पड़ गया होगा। यहाँ के नाम भी काफ़ी पुराने लगते हैं जी, जैसे कि तेलीबांधा जी। जो बूढ़ा तालाब भी है, उसके नाम की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बूढ़ा का मतलब छत्तीसगढ़ में होता है पुराना या सियान जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि ये सबसे पुराना, सबसे पहला तालाब है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बूढ़ा तालाब। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जैसे कि सिरपुर है जी, काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ भी विजिट करते हैं, तो उसके बारे में बताइए। सिरपुर जो है ये अपने तरीके की एक बहुत यूनिक साइट है। 2-3 रीजंस हैं इसके लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जो बहुत सेक्युलर है। ये 5th-6th सेंचुरी में डेवलप होने वाला अपने तरीके का एक पहला शहर है जहाँ पे आप हिंदू, बुद्ध और जैन, ये तीनों धर्मों के इक्वल स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे। मतलब आपको देख के समझ में आता है कि तीनों कल्चर्स वहाँ पे एक ही समय में फ्लरिश कर रहे थे। जिस टाइम पे इन सारे डिफरेंट कल्चर्स में बहुत वाद विवाद था, बहुत लड़ाइयाँ होती थी जिस समय में, वहाँ छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक सेक्युलर जगह थी।
और जो वहाँ पे सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है वो अपने तरीके का एक लौता ब्रिक का टेम्पल है। जैसे आप देखेंगे बाकी पुराने मंदिरों को तो ये स्टोन के होते हैं जो उतने पुराने समय से बिलोंग करते हैं, बट लक्ष्मण मंदिर जो है 7th सेंचुरी का एक मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक यूनिक नक्काशी की हुई है ईंटों में, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट फैक्टर है अपने आप में। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट और जैन विहार यानी कि मोनास्ट्रीज भी देखेंगे, जो ये दिखाता है कि यहाँ पे कई सारे बुद्धिस्ट भिक्षु और जैन भिक्षु रहते थे जो अपने अपने कल्चर को एक ही समय में प्रमोट करने का काम कर रहे थे। और ये पांडुवंशी कालीन एक साइट है जो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखती है। इनफैक्ट हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि सिरपुर जो है इसको हम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना पाएँ, इस पर अभी काम चल रहा है। सिरपुर में दलाई लामा भी आए थे जी, तो यहाँ कुछ मेला वगैरह भी लगता है? सिरपुर में एक बहुत फेमस मेला लगता है जो गंधेश्वर महादेव एक मंदिर है। ये बिल्कुल नदी के तट पे एक मंदिर है सिरपुर में और शिव भगवान को समर्पित ये एक मंदिर है। इस मंदिर के बाहर शिवरात्रि के समय हर साल मेला लगता है और लगभग 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन जो है वो जमा होती है शिवरात्रि के इस मेले को एंजॉय करने के लिए, जो आसपास और इवन दूर के सभी गांव और शहरों से लोग इकट्ठा होते हैं। इस मंदिर की भी अपनी एक मान्यता है और ये मंदिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है पांडुवंशी कालीन मंदिर, क्योंकि जो पांडुवंशी राजा थे वो शिव भगवान के भक्त थे। अच्छा। लेकिन एक समय के बाद ये जो मंदिर है ये बहुत बुरी कंडीशन में आ चुका था, ऐसा कि इसका जो शिखर और जो छत है मंडप की वो गिर चुकी थी। तो जब मराठास का समय चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस समय में एक मराठा राजा ने ही इस गंधेश्वर महादेव मंदिर का रेनोवेशन कराया था, आप बोल सकते हैं। उस समय में रेनोवेशन की एक बहुत अच्छी कहानी है। तो जब आप आज की डेट में गंधेश्वर मंदिर को देखेंगे तो जो उसका शिखर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मराठा मंदिरों के शिखर के जैसा ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जैसा आप नागपुर के अराउंड देख सकते हैं। इवन जो इसकी मंडप की छत है और मंडप की जो दीवारें हैं वहाँ पे आपको इस तरीके के कार्विंग और इस तरीके का डिज़ाइन देखने मिलेगा जो मराठा मंदिरों में होता है। तो ये भी कल्चर कैसे मिक्स होता है इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। तो जैसे बस्तर है, बस्तर में नागवंशी और काकती वंश राज करते थे, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है कल्चुरीज से, और लेकिन है एक ही स्टेट का पार्ट। तो बस्तर के कुछ इतिहास के बारे में बताइए। बस्तर में जैसे आपने कहा कि नागवंशीय राजा थे, जो काकतिया बस्तर में आए ये वारंगल से आए थे। तो गोदावरी नदी है बस्तर के आगे और गोदावरी नदी के आगे तेलंगाना शुरू हो जाता है। तेलंगाना के वारंगल से जो काकतिया राजा हैं वो राजा के जो भाई हैं बेसिकली, जब वहाँ के राजा जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी तो उस वक्त उनके भाई कुछ परिवारजनों को लेके वहाँ से भागे और बचते बचाते किसी तरीके से गोदावरी नदी को पार करके बस्तर पहुँचे। धीरे से बस्तर में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, वहाँ के नागवंशी राजा को हराया और धीरे धीरे अपना वहाँ पे किंगडम इस्टेब्लिश किया। तो क्योंकि वो वारंगल से आए थे तो उनको वहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा। अच्छा। और लोगों को भी उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा। इसी बीच जो उस डायनेस्टी के एक राजा थे उन्होंने बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी। तो बस्तर दशहरा के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ के जो अलग अलग जनजातियाँ हैं उनको आपस में जोड़ना और एक कल्चर, एक प्लेटफॉर्म पे उनको सबको साथ में लेके आना, ताकि वो जो ये नया राज परिवार यहाँ आ गया था उनके साथ भी किसी तरीके से रिलेट कर पाएँ और आपस में भी घुल मिल के रहें। क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, ये सब भी आपस में एक दूसरे से इतनी डिफरेंट है कि इनके बीच में भी एक समय पे नहीं बनती थी। तो उन्होंने बेसिकली ये किया कि पूरे कल्चर को एक साथ ले आया। तो आप वहाँ के कल्चर में ये देखेंगे कि साउथ का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है रादर देन यहाँ छत्तीसगढ़ के बाकी जो कल्चूरी जैसे हैं इनके इन्फ्लुएंस के बजाय बोली जो है, वहाँ की जो भाषा है गोंडी हल्बी जो है वहाँ पे जो बोली जाती है, उसमें आप बहुत इन्फ्लुएंस देखेंगे तेलुगु का। और वहाँ के खान पान में, वहाँ के त्योहारों में भी आप बहुत इन्फ्लुएंस देखेंगे वारंगल के जो रीजन है उसका। ओके। जो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं जैसे ढोलकाल है जी, तो वो ढोलकाल विलुप्त हो गया था एक टाइम पे। जी, अभी जाके मिला है, अभी काफ़ी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं जी।
हाँ, तो उसके बारे में बताइए फिर क्या कहानी है उसकी? ढोलकल भी एक बहुत अच्छी जगह है। मैं खुद ढोलकल का ट्रैक मैंने 3 से 4 बार किया है और जो व्यू है वो तो अमेजिंग है ही, पर ढोलकल जो है वहाँ पे गणेश भगवान की एक मूर्ति है। मूर्ति के बारे में सबसे अच्छी बात ये ऐसा कहा जाता है कि एक ही पत्थर से पूरी मूर्ति जो है कार्व करके बनाई गई है और जो जिस आर्टिस्ट ने उस मूर्ति को बनाया होगा उसने वहीं पहाड़ की चोटी पे बैठ के उस मूर्ति को एक बार में पूरा बनाया था, क्योंकि वो इतनी हैवी है और आपने अगर चढ़ाई देखी होगी तो वो बिल्कुल स्टीप है, वहाँ ऊपर मूर्ति लेके जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहीं बैठ के मूर्ति को बनाया गया है और वो कई 100 सालों से मूर्ति वहीं पे है और जो आसपास के गांव वाले हैं वो जाके वहाँ पे अभी भी सुबह शाम दोनों समय पूजा करते हैं। आज की डेट में टूरिस्ट साइट भी बन गई है, काफ़ी लोग वहाँ पे ट्रैक्स के लिए जाते हैं और जाना बनता भी है क्योंकि व्यू जो वहाँ से मिलता है वो अनबीटेबल है। तो जो ये भी नागवंश थे, नागवंशी समय की छिंदक। मूर्ति है वो, छिंदक नागवंश। और एक नागवंश थे अपने जो कवर्धा में रहते थे, जी जो भोरम देव वगैरह, जी। तो इनमें भी कोई रिलेशन था? नहीं, दोनों अलग अलग नागवंशीय थे। इस बारे में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट छिंदक नागवंशी जो बस्तर के रीजन में रूल करते थे ये अलग थे, इनका कल्चर डिफरेंट था। और जिन्होंने भोरम देव को बनाया वो नागवंशीय डायनेस्टी बिल्कुल अलग थी और आपस में इनका कोई मिक्सअप नहीं था। ओके। और छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि अलग अलग रीजन पे अलग अलग एक्चुअली डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। और ये कोई भी बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं थी, छोटी छोटी लोकल डायनेस्टीज थी जो अपने अपने रीजन पे रूल करती थी। इसीलिए छत्तीसगढ़ का जो कल्चर भी है वो इतना ज़्यादा रिच है। आप जैसे रायपुर, भिलाई, दुर्ग इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। बस्तर का अपना खुद का एक कल्चर है, उनके ट्रेडिशंस अलग है, त्योहार, बोली, उनके रिचुअल्स, रीति प्रथाएं, खान पान अलग हैं। यहीं आप जशपुर की तरफ जाएंगे, उनका कल्चर बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के साथ सिमिलर है, जैसे उत्तर प्रदेश पास में पड़ता है, तो उनके त्यौहार, जो उनकी बोली है वो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। छत्तीसगढ़ जो है इन सारे अलग अलग कल्चर्स का एक लैंडस्केप है जिसको हम कल्चरल लैंडस्केप के नाम से जानते हैं इंटरनेशनली। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच जगह है। तो जो आपका सबसे पहला सवाल था मुझसे कि यहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखी, वो यही अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे यहाँ पे इतना वेरिएशन है, इतनी रिचनेस है कल्चर के नाम पे कि आप करते करते थक जाएंगे, काम ख़त्म नहीं होगा यहाँ पे। पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैं भी अनक्लियर था, लेकिन अब तो मतलब अब फील्ड हो गया हूँ ऐसा लग रहा है इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, अब जैसे छत्तीसगढ़ एक वर्ड आता है, छत्तीसगढ़ जी। तो छत्तीसगढ़ बढ़ने के बहुत पहले ही ये वर्ड आ गया था लोगों के बातों में, हिस्ट्री में भी मिलता है जी। तो ये वर्ड के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, तो वो गढ़ कहाँ है? गढ़ का मतलब होता है किला, यानी कि फोर्ट। तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि एक समय में 36 फोर्ट हुआ करते थे और 36 छोटे छोटे राज्य आप बोल सकते हैं जिनका ये एक समागम है छत्तीसगढ़। तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ से बहती है, जैसा आपको पता होगा। शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ थे। अब ये भी आप सोचेंगे कि आज के डेट में हमें गढ़ यानी कि ये किले क्यों नहीं दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही मिट्टी के जो किले होते हैं यानी कि मड फोर्ट, इनका चलन था। हम एक जोग्राफिकली सेफ लोकेशन में है, यहाँ कभी बहुत इन्वेडर्स भी बाहर से नहीं आए और यहाँ पे कभी भी इतने हैवी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसे राजस्थान के किलों में होती है। और यहाँ की सॉइल बहुत रिच है। मड यानी कि मिट्टी जो है वो यहाँ के वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गाँव के घर भी मिट्टी से ही बने होते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ के किले थे ये भी मिट्टी से ही बने हुए थे। अब वो ओवर द ईयर सस्टेन नहीं कर पाए, लैक ऑफ मेंटेनेंस या इग्नोरेंस बोल लीजिए, या जो अलग अलग क्लाइमेट चेंज है, जैसे वेदर कंडीशंस जो चेंज होती हैं, इनके वजह से ये फोर्ट्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए और अब हमें इनके बहुत रिमेन्स नहीं मिलते। कुछ जगहों पे आज भी आप देख पाएंगे कि थोड़े बहुत रिमेन बचे हैं किलों के, जैसे आप रतनपुर में देख सकते हैं। रायपुर के किले के बारे में मैंने आपको भी बताया, ऐसे बालोद में भी एक किला था, उसके भी आपको कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ जगहों पे आज भी कुछ अवशेष बचे हैं, बट एक समय पे छत्तीसगढ़ों का राज्य था, इसीलिए ये नाम पड़ा। ओके, तो मतलब उस टाइम पे भी लोगों ने ऐसे
टेरिटरी बांध के रखी थी कि ये बस्तर भी जी। आएगा हमारे रीजन में? ऐसा कुछ पहले तो पता नहीं था। ये जो अब नक्शा बना है हाँ। छत्तीसगढ़ का, ये जब मध्य प्रदेश से अलग हुए इसके बाद बना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारे रीजन थे छत्तीसगढ़ के, ये आपस में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पे कुछ ना कुछ कल्चर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी थी, कहीं बोली में, कहीं खान पान में, जिस वजह से इस हिस्से को अलग करके मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ बनाया गया। ओके। अगर एक रायपुर का बंदा है जी। जो समझ लो बाहर से आया है या फिर यहीं का है, जी आप अगर उसको एडवाइस देना चाहो कि ये 6 चीज़ें छत्तीसगढ़ की घूमनी चाहिए जी या एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो वो 6 चीज़ें कौन सी होगी? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रायपुर में एक म्यूज़ियम है, आप म्यूज़ियम ज़रूर जाइए। महंत घासीदास म्यूज़ियम के नाम से है। यहाँ पे ना ही रायपुर के बारे में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के कल्चर, यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ से जो प्री हिस्टोरिक समय से लेके अभी तक जो भी चीज़ें मिली हैं उन सब के बारे में। सो म्यूज़ियम इज़ अ मस्ट विजिट। इसके अलावा अगर आपको यहाँ के पुराने कल्चर, पुरानी बसाहट को देखना है तो पुरानी बस्ती ज़रूर जाइए। पुरानी बस्ती की गलियों में एक अलग ही रंग है। आप वहाँ पे गली में भी घूमेंगे तो भी आपको ऐसे पुराने घर, मंदिर देखने को मिलेंगे, जिससे समझ में आएगा कि वो जगह कितनी रिच है। पुरानी बस्ती के अलावा आप दूधाधारी मठ जा सकते हैं। ये एक बहुत पुराना मंदिर है जो रायपुर में है। रायपुर के तालाबों को बिल्कुल मत छोड़िए। बूढ़ा तालाब देखिए, तेलीबांधा तालाब देखिए, कटोरा तालाब देखिए, और जितने तालाब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ढूंढिए और उन सबको विजिट करिए। इसके अलावा आप अगर आपको ब्रिटिश पीरियड का कुछ देखना है रायपुर में, तो आप सेंट पॉल स्कूल, RKC स्कूल जो है वो, या तो फिर जो दरवाज़ा है रवि भवन में, कैसर हिंद दरवाज़ा, इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखिए। महाकौशल कला वेदिका को देखिए, जिससे आपको ब्रिटिश एरा में रायपुर में क्या हो रहा था उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। और एक एडिशनल पॉइंट 5 के अलावा, गोल बाज़ार ज़रूर जाइए, वहाँ से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदिए, लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट करिए। और जो आर्किटेक्चर की और एक गोल मार्केट होने की मैं बात कर रही थी, उसको भी आपको समझने का मौका मिलेगा। ओके। और अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह पे जाना चाहिए? अगर कोई बाहर से आता है तो उसको छत्तीसगढ़ में रायपुर विल बी देयर सेंटर, क्योंकि रायपुर में एक एयरपोर्ट है। कोई बड़े शहर से वो यहाँ आएंगे। रायपुर में आप इतनी सारी जगह हैं घूमने के लिए। रायपुर से आप जा सकते हैं बिलासपुर और रतनपुर। रायपुर से ही आप जा सकते हैं बालोद। बालोद में भी बहुत कुछ है, बहुत आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वहाँ पे घूमने के लिए। बस्तर इज़ डेफिनेटली अ मस्ट विजिट, क्योंकि बस्तर एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन है कल्चर का और हेरिटेज का। और जशपुर की तरफ भी ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ यूनिक साइट्स है, जैसे कि महेशपुर, जो कि यहाँ के हिस्ट्री, यहाँ के कल्चर और यहाँ की पुरानी कहानियों से जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप कुछ अच्छा देख सकते हैं, जहाँ पे आप अलग तरीके का खाना खा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ खाना बहुत स्वादिष्ट है, जैसा आप सबको पता ही है। तो हर जगह कुछ ना कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। और हेरिटेज के मामले में रिचनेस बहुत है हमारे स्टेट में। ओके। अब जैसे इतनी सारी जगहें हैं हमारे आसपास में छत्तीसगढ़ में, जो शायद हम कुछ एक्सपर्ट ही जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। जी। ओके। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या एडवाइस आप देना चाहोगे या फिर गवर्नमेंट को हमें क्या सपोर्ट ऐसा करना चाहिए कि यहाँ के नहीं, मतलब बाहर के लोग भी इन चीज़ों के बारे में जानेंगे? अब धीरे से जो सिनेरियो है ये थोड़ा चेंज हो रहा है माय हेरिटेज ट्रेल्स के थ्रू। और अब कुछ और लोग भी हैं जो हेरिटेज के सेक्टर में काम कर रहे हैं या अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं हेरिटेज को लेके। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच में परिवर्तन आ रहा है। बट मुझे सबसे बड़ी चीज़ यही बोलनी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हमारे हेरिटेज को बचाना हमारे खुद की आइडेंटिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे हम पुरानी जगहों के बारे में जानते हैं तो हमें उनके बारे में कोई अच्छी चीज़ पता चलती है, हम उनसे एसोसिएट कर पाते हैं खुद को, हम प्राउड फील करते हैं। और यही पुरानी जगहें, ये जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, यही हमारे फ्यूचर को भी बिल्ड कर रहे हैं। इनको बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये सोच आनी चाहिए आपके अंदर कि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। मुझे सिर्फ डेवलपमेंट को नहीं देखना, बल्कि जो मेरा पुराना कल्चर है, जो पुराना हेरिटेज है, उसको भी उतना ही बचाने की ज़रूरत है। और उसको बचाने के लिए उतने फंड्स, उतने प्रयास लगाना। तो हम जैसे लोग हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अब छत्तीसगढ़ में
अवेयरनेस भी आ रही है, तो एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं। मैं खुद अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ कुछ साइट्स पे, तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट से भी उस तरीके का सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली जो यहाँ की साइट्स हैं इनको हम बचा पाएंगे और ज़्यादा से लोगों को इनके बारे में बता भी पाएंगे। टूरिज़्म भी बढ़ेगा और नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आएंगी इसी वजह से। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ के बारे में या हेरिटेज के बारे में, जी ठीक है, तो आपने ये बचपन से सोच लिया था कि मेरे को इनमें इंटरेस्ट है या फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आई है? सोचा तो बिल्कुल भी नहीं था, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में इंटरेस्ट था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी जानने के लिए कि कल्चर क्या है, ये त्यौहार ऐसे क्यों मनाया जाता है, इस जगह पे ही हम पूजा करने क्यों जाते हैं, इसी देवी को हम क्यों पूजते हैं। अपने ही कल्चर को देख के मेरे मन में हमेशा बहुत सवाल आते थे और मैं हमेशा से एक बहुत ही ऐसे उत्सुक बच्ची थी कि क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों, ये क्वेश्चंस आते थे। तो कहीं ना कहीं वो ही जो है हेरिटेज की तरफ जो मेरा पैशन है उसमें कन्वर्ट हुआ है। आर्किटेक्चर के बारे में भी मैंने नहीं सोचा था, इट वाज वेरी एक्सीडेंटल। मैं पीसीएम की स्टूडेंट थी, साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा आर्ट्स और हिस्ट्री के तरफ था बचपन से ही। तो 12th के बाद आर्ट्स में जाने का मन था, पर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस डिसीजन से कि जब मैथ स्टूडेंट हो तो साइंस में कुछ करो। तो आर्किटेक्चर के बारे में हम लोगों ने बहुत ही सडनली डिस्कवर किया, और आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट को साथ में जोड़ती है। ये दोनों का एक मिक्सचर है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सडन प्लान बना कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी है और मैंने आर्किटेक्चर किया। फिर जब आर्किटेक्चर कर रही थी तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी इस फील्ड को, मज़ा आ रहा था मुझे। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एक डिग्री होती है, जेई में पेपर 2 के नाम से आर्किटेक्चर का पेपर होता है। अगर प्राइवेट कॉलेज से करना है तो नाटा के नाम से एग्ज़ाम होता है। तो आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करिए, आर्किटेक्चर ज्वाइन करिए। जब मैं 3rd ईयर में थी तब मुझे पता चला कि आर्किटेक्चर में अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर्स भी होते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर है, अर्बन डिज़ाइन है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है। तब मुझे पता चला कि हेरिटेज कॉन्जर्वेशन में भी मास्टर्स होता है, और वो मेरे इंटरेस्ट की फील्ड थी। जब मैंने नाम सुना तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठ गया, कहीं क्लिक किया वो मेरे को कि ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, कुछ लोगों से थोड़ी बेसिक जानकारी ली, तो बहुत इंटरेस्टिंग फील लगी। और इस सब्जेक्ट में मास्टर्स बहुत ही कम कॉलेजेस में होता है इंडिया में, बहुत गिनी चुनी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस बारे में मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं बेसिकली। तो फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है भोपाल में। इनके 3 कैंपसेस हैं इंडिया में सिर्फ। भोपाल कैंपस में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ से मैंने फिर हेरिटेज कॉन्जर्वेशन में मास्टर्स किया, और फिर दिल्ली में कुछ समय काम कर रही थी, कुछ समय भोपाल में भी काम किया कॉलेज के बाद। और अल्टीमेटली कोविड के बाद सोचा कि अब रायपुर में, छत्तीसगढ़ के लिए अब कुछ करना है, ऐसा आया मन में। ग्रेट। मैंने भी नाटा का फॉर्म भरा था जी। नाटा में अच्छा स्कोर भी था, ओके। मगर वही पीसीएम घर वाले। एक्चुअली आर्किटेक्चर के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पहले आज जैसे आप रील्स वगैरह देख रहे हो, जी, वेबसाइट वगैरह देख रहे हो, तो आपको पता है कि आप ये डिग्री करने के बाद क्या बनने वाले हो। जी। पहले होता था कि अगर आपने ये किया है, आपने इंजीनियरिंग किया, आप इंजीनियर बनोगे। ये नहीं पता था कि आप पॉडकास्ट भी लोगे या फिर आप आर्किटेक्ट कर रहे हो तो फिर आप आर्किटेक्ट ही बनोगे, ये पता नहीं था। ये मतलब अभी ये पर्सपेक्टिव है कि आप अगर आर्किटेक्ट कर तो आप आर्ट फील्ड में जाओगे और आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप मेडिकल में जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बनोगे, आप बाद में आईएएस भी बन सकते हो जी। तो ये चीज़ उस टाइम पे अभी के समय में बहुत ज़्यादा करियर काउंसलिंग और ये गाइडेंस का बहुत चलन आ गया है, और इजी अवेलेबल है, मतलब सारे चीज़ें। पहले अगर शर्मा जी का लड़का ये किया है तो तुमको भी करना है, और तुम अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। यस जी। आपको ट्रैवल के लिए क्या इंस्पायर करता है, और आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहते हो ट्रैवलिंग को लेके? बचपन से ही घूमने का, नई नई जगह देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और ये चीज़ जो है ये मुझे लगता है हमारी फैमिली में हेरिडिटरी है। सभी थोड़े घुमक्कड़ किस्म के लोग हैं, तो ट्रैवल जो है बचपन से ही एक शौक़ रहा है मेरा। पहले इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कई बार परमिशन भी नहीं मिलती थी। बट जैसे परमिशन मिलने लगी या जैसे मैं खुद अपने डिसीजंस लेने लगी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि बहुत ट्रैवल करना है और सब कुछ देखना है। और जो लोग पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं उनके लिए सिर्फ मेरा यही एक मैसेज है कि जितना घूम सकते हो उतना घूमो,
जितना आप ट्रैवल कर सकते हो उतना ट्रैवल करो, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो स्पेशली इंडिया में अलग अलग जगह पे जाते हो तो आपको अलग लोगों से मिलने का, उनकी बातें सुनने का, उनकी कहानियाँ जानने का, उनके जो स्ट्रगल्स हैं, जो दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, सब कुछ जानने का मौका मिलता है। ट्रैवल मेक्स यू मोर एक्सपीरियंस्ड, बहुत मैच्योरिटी आती है आपके अंदर। और अपनी खुद की कार से या फ्लाइट से ट्रैवल करो ऐसा मैं प्रमोट नहीं करती। ट्रेन से ट्रैवल करो, लोकल बस से ट्रैवल करो, सिटी से इंटरैक्ट करो, लोगों के साथ रहो, गाँव में जाओ, वहाँ का खान पान रहना सहना देखो, थोड़े दिन एक्सपीरियंस करो। आपको ऐसे लेसन्स मिलेंगे लाइफ में जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन आपको नहीं सिखा सकता। वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा शेप करेंगे और आपको एक रियलिटी चेक भी देंगे दुनिया के बारे में। तो ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल। डेफिनेटली हम भी यही प्रमोट करते हैं छत्तीसगढ़ ट्रैवलर में। बाहर नहीं तो एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में आसपास ही बाइक राइड कर लो। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब इतनी सारी स्टोरीज और इस सिटी से कनेक्ट करने के लिए रायपुर से, बिकॉज मैं भी यहाँ पे कैमरा लेके निकलता हूँ, बस फोटोज ही खींच के घर वापस आ जाता हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ इस सिटी से। अब मेरे पास चीज़ें हैं, रीज़न है, सो हम एक आध बार साथ में वो भी करेंगे, जी हेरिटेज वॉक। 100% यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑल माई वॉक्स। या डेफिनेटली थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। और ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे और बहुत लोग घूमने निकले। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिल के। और आई जस्ट होप कि जो मेरा ये मैसेज है आर्किटेक्चर, हेरिटेज, कॉन्जर्वेशन, इन चीज़ों को लेके ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग अपने कल्चर को पहचानें, प्राउड फील करें और उसको और प्रमोट करें। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, जी कैसा लगता है TEDx स्पीकर बन के? काफ़ी ओवरवेलमिंग। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मुझे बुलाया जाएगा। मैं बस अपने फील्ड में ही काम कर रही थी और कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की लाइमलाइट भी मिलेगी। अचानक से एक दिन कॉल आया कि आपका हमने काम देखा, किसी ने आपका रेफरेंस दिया और आप आ सकते हैं क्या। तो ये जो टॉक था ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में था एक्चुअली। तो वो मुझसे वो बेसिकली चाहते थे कि मैं कॉन्जर्वेशन, हेरिटेज और सस्टेनेबिलिटी, इनका आपस में क्या मिक्सचर है, कैसे हम कॉन्जर्वेशन के थ्रू सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, ये बताना था। तो बहुत नर्वस भी थी, बहुत ओवरवेल्म थी। सबसे छोटी स्पीकर थी मैं वहाँ पे, बाकी सब बहुत सीनियर थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, पूरी दुनिया घूमे हुए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत रिवॉर्डिंग था। और ऐसा सुकून जैसा थोड़ा सा लग रहा था कि इतनी जो मेहनत की है अभी इतने समय तक, आगे और करना है, बट एक रिकग्निशन कहीं मिला। जी हमारे बैच का अभी का तो पता नहीं, हमारे बैच का सबसे बड़ा ड्रीम यही होता था, TEDx स्पीकर बनना है। जी ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग मिस्टर।